Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to study about the conducting system of the heart. तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है फिजियोलॉजी का. एट द एंड ऑफ दीज टू वीडियोस इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आफ्टर दीज टू पार्ट्स आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो भी हमारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना, उनको नर्व्स जो है वो ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होते हैं. लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ एक्साइटेशन करता है, उसको ब्रेन की ज़रूरत नहीं है फॉर द रिदमिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, इसकी सारी रिदमिकल एक्टिविटी जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करी है वो इसकी सेल्फ एक्साइटेशन है. हार्ट खुद ही इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, अपना सारा कंडक्टिंग सिस्टम को खुद ही रेगुलेट करता है हार्ट. और जितनी भी हार्ट के अंदर हार्ट बीट्स जितनी भी स्टिमुलेट हो रही होती हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होता है वो एक स्पेसिफिक चैनल हार्ट के अंदर बनते हैं, हार्ट के अंदर ही जनरेट होता है और हार्ट के अंदर ही वो ट्रैवल करता है. तो इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि हमारा हार्ट ऑटो रिदमिसिटी पे काम करता है. तो ये बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है. अच्छा, इसके अलावा क्या करता है कि जो हमारा हार्ट है वो एक सिंसिशियम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. सिंसिशियम क्या होता है कि जब हमारे हार्ट के पास कोई भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो पूरा हार्ट, मतलब वेंट्रिकल्स है ना, तो दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसका जो ये फंक्शन है इकट्ठे काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सिंसिशियम. ठीक है, तो ये हार्ट एक सिंसिशियम की तरह काम करता है. और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हार्ट है हमारा, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है, तो वो जब ट्रैवल करके यहाँ तक आती है तो ये जो इसकी ट्रैवलिंग है ये कौन कंट्रोल कर रहा था? गैप जंक्शंस. हार्ट के सारे सेल्स के दरमियान में गैप जंक्शंस होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. सो ये हार्ट के कुछ फीचर्स थे कि वो ऑटो रिदमिसिटी होती है, उसके अंदर सिंसिशियम के तौर पे काम करता है, और गैप जंक्शंस होते हैं जो कि पूरा जो है वो उसको सिग्नल को कंडक्ट कर रहे होते हैं. अगर मैं पूरी समरी बता दूं कि हमारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, तो वो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी. हार्ट में हमारे पास यहाँ पे होता है साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड. एसए नोड क्या करता है? सिग्नल कंडक्ट करता है राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में. ये आपको नज़र आ रहा होगा, एसए नोड कंडक्ट कर रहा है राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में. अब जब ये इनके अंदर सिग्नल, जहाँ पे जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना वो एसए नोड की वजह से होगा. फिर वो किधर चला जाता है? एवी नोड में. ये हमारे पास एवी नोड है. सिग्नल एसए नोड से एवी नोड तक पहुंच जाते हैं. एवी नोड क्या करता है? एवी नोड्स आगे सिग्नल जनरेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में. ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान जो सेप्टा है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा. तो एवी नोड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के अंदर हमारे पास सिग्नल जनरेट करता है और यहाँ पे ये बंडल ऑफ हिस बनाता है. अब बंडल ऑफ हिस की दो ब्रांचेस होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे चली जाती है और दूसरी राइट साइड पे आ जाती है. ठीक है, तो एक इसकी लेफ्ट बंडल ब्रांच है, एक राइट बंडल ब्रांच है. और ये दोनों ब्रांचेस क्या करती हैं? ये एक लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, एक राइट साइड पे आ जाएगी. ठीक है, इसको हम कह रहे हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, और जो राइट साइड पे आती है उसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच. और फिर वो आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं दोनों वेंट्रिकल्स के साइड पे और जाके परकिंजी फाइबर्स देती हैं. ठीक है, तो इस तरह सिग्नल एसए नोड से जनरेट हुआ, दोनों एट्रिया के पास आया, एवी नोड के पास आया, बंडल ऑफ हिस के पास आया, बंडल ब्रांचेस के पास आया, देन रिस्पेक्टिव परकिंजी फाइबर्स के पास आया और यहाँ से पूरा वेंट्रिकल्स के ऊपर फैल गया. ये था हमारा पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. अब आगे की पूरी वीडियो में क्या चीज़ एक्सप्लेन होगी कि ऐसे नोड को हम उठाएंगे यहाँ से और उसकी पूरी फिजियोलॉजी समझेंगे. फिर हम एवी नोड उठाएंगे, उसके बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हम इस सारे सिस्टम को इन डिटेल देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एसए नोड. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि साइनो एट्रियल नोड के क्या कैरेक्टर्स हैं कि एक तो ये राइट एट्रियम में लोकेटेड है, जैसे आपने देखा एंट्रेंस ऑफ वेना कैवा के पास है. स्मॉल एलिप्सॉइडल स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स के सेल्स होते हैं और ये जो है ना एट्रियल मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा होता है. ऑटो रिदमिक सेंटर है, पूरे हार्ट का सारा कंट्रोल एसए नोड के पास है. एट द एंड ऑफ वीडियो आप खुद बताएंगे कि एसए नोड के पास क्यों है, मैं जब आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी तो. अच्छा, एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि सारा हार्ट का रिदम एसए नोड के पास है, पूरा कंट्रोल इसके पास है. ओके, तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है एसए नोड का वो -55 टू -60 है. मैं आपको ये ग्राफ दिखाती हूँ, ये ग्राफ आप देखें. अच्छा, अब इस ग्राफ में क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है एसए नोड के.
इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, वो आगे ट्रांसफर हुआ। ये फॉर एग्जांपल एसए नोड है, ठीक है, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ और आगे वो सारा ट्रांसफर हो गया कार्डिक सेल्स के अंदर। अब उसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क पड़ी है जिसके अंदर गैप जंक्शन है। तो एक सेल अगर यहाँ पे है ना, तो इस सेल से गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नल अगले सेल पे जाएगा, अगले सेल से अगले सेल पे जाएगा और ये ट्रेवल करता करता कहाँ पहुंच जाएगा, एवी नोड के पास ये पहुंच जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह बनता है कि सबसे पहले ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे था, ठीक है, -60 और -55 के दरमियान इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। जब इसको थ्रेशोल्ड मिलेगा तो ये डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, ये डीपोलराइज हो जाएगा। फिर जहाँ पे इसके कौन से चैनल्स खुले होते हैं, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल्स की वजह से डीपोलराइज हो गया। देन हमारे पास पोटेशियम चैनल्स की वजह से ये रीपोलराइज हो गया और फिर हमारे पास वापस से वो हाइपर पोलराइजेशन के बाद दोबारा से रेस्टिंग के पास आ गया। अब जैसे हमने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक मसल्स, उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्लेटो फेज आता है कार्डिक मसल्स का, लेकिन वो एसए नोड में नहीं आता। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्यों नहीं आता। एसए नोड में नहीं आता लेकिन वो वेंट्रिकल्स के जो पोटेंशियल है ना उसमें ज़रूर आता है। तो लेट्स कंपेयर द ग्राफ ऑफ द एसए नोड एंड द वेंट्रिकल नोड्स के, जो वेंट्रिकल के अंदर जो नर्व्स होती हैं। सो दिस इज द ग्राफ, ये है हमारे पास ग्राफ है, ये एसए नोड का ग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, फिर डीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन और हाइपर रिपोलराइजेशन के बाद दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन, फिर डीपोलराइजेशन। ये पूरा था हमारे पास एसए नोड का ग्राफ। ये है अब हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का ग्राफ जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, ग्रीन ब्लैक सा। इसमें क्या है कि इसका डिफरेंस अब हम देखते हैं। डिफरेंस ये है कि इसका एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल नीचे है, ये -80 है, हालांकि इसका रेस्टिंग -55 था। -80 से शुरू हुआ, ये एकदम से डीपोलराइज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये आराम आराम से डीपोलराइज हो रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम का एक्सेस बीच में आ रहा है, इतना टाइम लिया है इसने डीपोलराइज होने में, लेकिन वेंट्रिकल वाले ने एकदम से डीपोलराइज किया, इसको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आके इसने प्लेटो फेज दिया ड्यू टू स्लो कैल्शियम चैनल्स, लेकिन एसए नोड ने प्लेटो फेज नहीं दिया। और देन इसके बाद एकदम यहाँ पे रिपोलराइजेशन होगी रैपिड, लेकिन यहाँ पे रिपोलराइजेशन भी टाइम लिया है इसने। तो ये हमारे पास इस सारे पॉइंट्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ जो मैंने अभी बोला है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन दोनों का डिफरेंट है। इसका लेस नेगेटिव, ये क्योंकि इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन -55 है ना, ये कम नेगेटिव है, -55 इज लेस नेगेटिव देन -80। जब -55 है, ये लेस नेगेटिव है, तो ये फास्ट सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स नहीं डीपोलराइजेशन करानी है। जब ये फास्ट सोडियम को इनएक्टिवेट करेगा ना, तो वो स्लोली स्लोली डीपोलराइज होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये फास्ट सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट नहीं करेगा, ये उनको एक्टिवेट करेगा कि फास्टली सोडियम को ट्रांसफर करो। फास्टली जब ट्रांसफर होगा तो एकदम से डीपोलराइजेशन होगी। चौथा डिफरेंस ये है कि इसमें कोई शार्प स्पाइक नहीं होती, लेकिन इसमें शार्प स्पाइक होती है। देन ये है कि इसमें एक्शन पोटेंशियल स्लोली राइज करता है, स्लोली फॉल करता है, लेकिन इसमें एकदम से राइज करता है, प्लेटो फेज आता है, एकदम से फॉल करता है। और इसका फिफ्थ डिफरेंस इसका ये भी है कि इसमें जो है प्लेटो नहीं बनता और इसमें हमारे पास प्लेटो बनता है, और इसमें शार्प स्पाइक बनती है, इसमें नहीं बनती। सो ये था हमारे पास दोनों का, हमने एक तरह से एसए नोड का और वेंट्रिकुलर मसल्स का हमने एक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लिया। उसके बाद अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमारे पास ये सारी वही बात एक्सप्लेन की है कि डीपोलराइजेशन क्यों हुई, रीपोलराइजेशन कैसे हुई, ये हमने पूरी बात डिस्कस कर ली है। जो इसमें वो आता है, प्लेटो फेज आता है, वो स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से आता है। डीपोलराइजेशन फिर हमारे रीपोलराइजेशन हमारे पास पोटेशियम चैनल्स की वजह से होती है। सो द क्वेश्चन इज कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट एसए नोड क्यों है। अभी हमने सारा एसए नोड पढ़ा, तो इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं। इसको पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे जल्दी सिग्नल डिस्चार्ज करता है। ये मतलब आप ये सोच लें कि 75 टाइम्स, 1 मिनट के अंदर 75 टाइम इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का रेट है। इस वजह से ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर फनी जो हमारे पास सोडियम चैनल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका -55 टू -60 जब ये होता है, तो ये सोडियम चैनल्स को, फास्ट सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से स्लो डीपोलराइजेशन होती है। तो ये फनी जो हमारे पास सोडियम चैनल्स हैं, ये इसको पेस मेकर बना देते हैं। ओके, उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास क्लिनिकल है
साइनस ब्रेकिकार्डिया और साइनस टेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया होता है कि नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल हमारे 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ऐसे नोड ने 60 to 100 बीट्स प्रोड्यूस करनी है हार्ट के अंदर। अगर वो उससे कम करेगा मतलब तो वो हमारे पास ब्रेकिकार्डिया हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा करेगा फास्टर देन 100 हो जाएगा तो टेकिकार्डिया हो जाएगा। और टेकिकार्डिया कब होता है? जब हमारे पास कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई पावरफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम पेन में है, कोई शॉक है, तो हमारे पास टेकिकार्डिया हो जाता है। और ब्रेकिकार्डिया कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं या फिर बच्चों का और बड़ों का भी हार्ट बीट थोड़ी सी स्लो होती है। और एथलीट्स में भी 25 to 35% लोगों का जो है ना एथलेटिक ब्रेकिकार्डिया होते हैं कि उनका हार्ट बीट बिल्कुल स्लो होती है। सो ऐसे नोड को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे जो कि हमारे पास इंटरनोडल फाइबर्स, इंटरनोडल पाथवे। ऐसे नोड पहला था, अब उसने आना है पूरे एट्रिया में डिवाइड होना है। एट्रिया में वो क्या क्या फाइबर्स देगा? एंटीरियर फाइबर देता है, मिडल फाइबर देता है और पोस्टीरियर फाइबर देता है, और वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर मूव करता है। लेट्स मूव टू द डायग्राम। ठीक है, उस डायग्राम को हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। वेट, उस डायग्राम को देखने के लिए हमें, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम थी। ओके, ये हमारे पास ऐसे नोड है, ऐसे नोड्स में से अब ये इंटरनोडल फाइबर्स निकल रही हैं जिससे वो एक तो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है, दूसरा कौन से फाइबर्स हैं जो इंटीरियर ऑफ द हार्ट में सप्लाई करेगा वो इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक होगा, मिडल वाले में मिडल, और जो पोस्टीरियर वॉल पे अप्लाई करेगा वो पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक बन जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। सो लेट्स अगेन मूव टू द स्लाइड जिससे हम पढ़ रहे थे। ओके, तो सॉरी, हम थे इंटरनोडल पाथवे के ऊपर। तो हमें ये पता चल गया ऐसे नोड से अब किधर गया, दोनों एट्रिया के अंदर गया, एट्रिया की पूरी वॉल को कवर किया, अब वो पहुंच जाएगा वेंट्रिकल्स के पास। ठीक है, और जो ऐसे नोड ये इंटरनोडल पाथवे का जो टाइम था ना, ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे में जाने तक का टाइम वो 0.3 मिली सेकेंड था। अब हम चले जाते हैं एवी नोड के पास। एवी नोड में कुछ खास बात है। एवी नोड की खास बात वो मैं आपको बताती हूँ। पहले बता देते हैं कि एवी नोड होता किधर, राइट एट्रियम में ही होता है, नियर द सेप्टम ट्राइकस्पिड वॉल्व के बिहाइंड ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। इसकी अब खास बात यह है कि ये स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होती है इसकी, ऐसे नोड से थोड़ा सा कम इसका रेट होता है, क्योंकि ऐसे नोड का हमने सबसे ज्यादा रखना है, वो पेस मेकर है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा तेज काम करे। एवी नोड उससे थोड़ा सा कम है। और एवी नोड सिग्नल को ना थोड़ी देर के लिए डिले कराता है, उसको थोड़ा वहाँ पे इंतज़ार कराता है। अब इंतज़ार क्यों कराता है? इंतज़ार इसलिए कराता है कि जितनी देर एवी नोड सिग्नल को रोक के रखेगा ना, उतनी देर में एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स फिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अभी एवी नोड रिलैक्स पे है। जब वेंट्रिकल्स पूरे फिल हो जाएंगे उसके बाद एवी नोड सिग्नल भेजेगा और वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एवी पे डिले होता है ताकि हमारे पास वेंट्रिकल्स प्रॉपरली फिल हो जाएं, ताकि तब उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। ओके, अब ये जो डिले आता है ये कितना होता है? 0.09 सेकेंड डिले होता है, जो ऐसे नोड से एवी नोड तक का बीच में पहुंचने का डिस्टेंस है, और एवी नोड तक वो पहुंच गया, अब एवी नोड ने उसको रोक के रखा हुआ है। इसके अलावा 0.04 सेकेंड और थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, वो किस लिए कि एवी नोड से अगला जो स्टेप है एवी बंडल तक जाने का, उसमें भी 0.4 सेकेंड लग जाते हैं। तो टोटल 0.16 सेकेंड का डिले जो है ना वो हमारे पास हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिले है, इसको आपने याद रखना है कि 0.16 सेकेंड तक डिले होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये डिले ड्यू टू गैप जंक्शन होता है, और टोटल जो है ना एवी नोड का डिले वो 0.16 सेकेंड जो है, आपने बस ये वाली वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर इम्पल्स जो है ना वो 100 मिली सेकेंड के लिए डिले हो जाए, तो इसका मकसद क्या है? ये वही बात उन्होंने बताई है कि उसका मकसद ये है कि एट्रिया कम्प्लीटली डीपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वेंट्रिकल को टाइम मिल जाए कि उसके अंदर सारा ब्लड जो है वो पोर हो जाए, तब तक के लिए डिले है। अब एवी नोड से आगे किधर जाना है? आपको पता है एवी नोड से आगे हमने जाना है एवी बंडल के अंदर। अब हम पहुंच गए एवी बंडल के अंदर। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल होते हैं, और ये जो है स्पेशलाइज्ड एवी नोड से आगे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। दो इसकी ब्रांचेस होती हैं, एक राइट बंडल ब्रांच होती है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है। और इसका एक और काम भी होता है कि ये वापस से अब एक्शन पोटेंशियल को एट्रिया के पास ना जाने दे, क्योंकि एट्रिया से हम निकल आए हैं, ऐसे नोड से हम आए एवी नोड के पास, एवी नोड से हम आए अब बंडल एवी बंडल के अंदर आ गए हैं। अब एवी बंडल से वापस ये जो है ऐसे नोड के अंदर ना चला जाए, इसको ये एवी बंडल रोक के रखता है यहाँ पे। और इसका जितना टाइम होता है 0.06 सेकेंड लगते हैं
एवी बंडल के अंदर उस नर्व को पहुंचने के लिए। अब एवी बंडल तक हम आ गए। एवी बंडल से अगला स्टेप क्या है हमारे पास? परकेंजी फाइबर्स। सो लेट्स मूव टू द परकेंजी फाइबर्स। ओके, सो परकेंजी फाइबर्स क्या करते हैं? ये एक नेटवर्क होता है पूरा कंडक्टिंग सिस्टम का सारे वेंट्रिकल्स के ऊपर। ये रैपिड प्रोपगेशन कराता है एक्शन पोटेंशियल का, फास्ट कंडक्शन होती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट किसका सबसे ज़्यादा, रेट ऑफ फायरिंग सबसे ज़्यादा एसए नोड के, लेकिन स्पीड सबसे ज़्यादा परकेंजी फाइबर्स की है। ये बहुत जल्दी से सिग्नल्स को आगे फैला देते हैं हर जगह, और ये वेंट्रिकल्स को एक यूनिट बना देते हैं कि सारे वेंट्रिकल्स के ऊपर सिग्नल फैला के फिर एकदम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, सारे वेंट्रिकल्स एक साथ एज ए यूनिट। इसके अलावा क्या होता है कि कार्डिक मसल जो है ना, वो हार्ट, फॉर एग्जांपल हार्ट पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर कार्डिक मसल्स उसके ऐसे सराउंड कर होते हैं स्पाइरली, ठीक है, कार्डिक मसल्स उसके बिल्कुल सराउंडिंग में पड़े हुए होते हैं। तो परकेंजी फाइबर्स भी उन सारी जितनी भी सराउंडिंग में वो स्पाइरल बन रहा है ना, तो हर स्पाइरल के अंदर परकेंजी फाइबर भी एंटर हुआ हुआ होता है। इसी वजह से वो सारे स्पाइरल, सारे वेंट्रिकल्स के सब मसल्स एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो परकेंजी फाइबर है, ये एक सेल तक पहुंच के उधर रुक नहीं जाता, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, पूरे सेल्स का सेलुलर स्ट्रक्चर इसका जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए पीछे से एक ही सिग्नल आते हैं तो सारे एकदम से कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब है जैसे हम कभी लाइटिंग करें घर में, तो हमारी सारी लाइट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हमने हर लाइट का अलग अलग से बटन ऑन करना हो, ऐसा नहीं होता। हमारी सारी लाइट, अगर हम ये जो लाइटनिंग होती है, जब एक बटन ऑन करते हैं तो पूरे घर की लाइटनिंग ऑन हो जाती है। जो ये वेडिंग्स वगैरह पे होती है लाइटिंग, उसकी बात कर रही हूँ। तो परकेंजी फाइबर्स भी इसी तरह है, ये पूरा हम एक नेटवर्क फैला देते हैं, उसके बाद एक सिंगल पुश से हमारे पास पूरा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब आ जाते हैं एट द एंड वेंट्रिकल के मसल्स के ऊपर। जब परकेंजी फाइबर्स के पास सिग्नल पहुंच जाता है तो वो मसल मैस के पास जाता है और वहां से मसल फाइबर्स के पास जाता है, और मसल फाइबर्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0.3 टू 0.5 मिली सेकेंड्स। ओके, जो कि 1/6 ऑफ द परकेंजी फाइबर है, मतलब परकेंजी फाइबर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल मसल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सारा सिस्टम था, इसकी नर्व कंट्रोल क्या है, इसकी रेगुलेशन क्या है, कि कब सिग्नल्स तेज जाने हैं, कब स्लो जाने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।